नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम इस वीडियो के अंतर्गत विचार करेंगे विशेषणों का निर्माण, अर्थात विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये हमारे विशेषण सीरीज का 5वां अध्याय है। सबसे पहले हम लोग ये विचार करते हैं कि शब्द निर्माण कैसे होता है। शब्द निर्माण, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, वो कैसे होता है। तो हिंदी में मुख्यतः शब्द निर्माण जो होता है उपसर्ग, प्रीफिक्स, प्रत्यय, सफिक्स, संधि, जॉइनिंग्स और समास, कंपाउंड के मदद से शब्दों का निर्माण किया जाता है। जहाँ तक हम लोग विशेषणों के निर्माण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि विशेषणों का जो निर्माण आधार है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, कुछ शब्द जो होते हैं वो प्रयोग की दृष्टि से मूलतः बेसिकली वो विशेषण ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा अच्छा, तो ये और कुछ नहीं बल्कि मूलतः विशेषण ही है। लेकिन कुछ विशेषण शब्द व्युत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात उनका निर्माण किया जाता है। रचना के स्तर पर व्युत्पन्न विशेषणों के निर्माण के आधार है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय। विशेषणों की निर्माण प्रक्रिया देखिए, हम दो तरीके से विशेषणों की रचना कर सकते हैं। पहला है व्याकरणिक बिंदुओं के आधार पर, इसमें भी प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अर्थात प्रत्ययों का प्रयोग जो है वो कॉमन है। और दूसरा केवल प्रत्ययों के आधार पर, इसमें व्याकरण बिंदुओं को हम लोग ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। अब हम इस आधार पर विशेषणों की निर्माण प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरणिक बिंदुओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। और आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन दुनिया में केवल एक ही होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषणों के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। देखिए, जैसे एक शहर है लखनऊ, तो लखनऊ से बन गया लखनवी। एक कंट्री है जापान, जापान से बन गया जापानी। वैसे ही भारत से भारतीय, गांधीवाद से गांधीवादी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। ये दुनिया में बहुत होते हैं। जैसे घर दुनिया में बहुत है, तो घर से जो विशेषण शब्द बना वो है घरेलू, होमली। जंगल से जंगली, नगर से नगरीय, शहर से शहरी, समाज से सामाजिक, परिवार से पारिवारिक। तो इस तरीके से हम लोग जातिवाचक संज्ञाओं से भी विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मान लीजिए कहीं कोई एक शब्द है घरेलू, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो ये होगा घर का विग्रह। क्या, जब आप इसका विस्तृत रूप करेंगे तो घर का खाना। कैसा खाना? घर का खाना। तो ये हो गया घरेलू खाना। जातिवाचक संज्ञाओं में संबंध बोधक परसर्ग का प्रयोग होता है। संबंध बोधक जैसे का, के, की का प्रयोग अधिकतर होता है। जैसे देखिए, पारिवारिक तो परिवार का, शहरी तो शहर का, सामाजिक तो समाज का, जंगली तो जंगल का, नगरीय तो नगर का। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से जब विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है तो उसमें प्रायः अधिकतर संबंध बोधक परसर्ग का ही प्रयोग होता है। परसर्ग को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे ना तो आप टच कर सकते हैं, ना ही आप इसे कैरी कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। आप इसे केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे भावना से बना भावुक, वो भावुक इंसान है, ही इज ए इमोशनल पर्सन। दिखावा से दिखावटी, एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गरम और दया से दयालु। तो भाववाचक संज्ञाओं से भी आप विशेषणों का निर्माण
कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सर्वनाम से। तो देखिए सर्वनाम आपको पता ही है, इसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं और ये संज्ञाओं के बदले यूज होता है। तो देखिए यह से क्या क्या बन जाता है, ऐसा बनता है, इतने बनता है, इतना बनता है। अब फिर देखिए जो से क्या बन सकता है, जैसे, जितने, जितना। वह से क्या बना, वैसा, उतने, उतना। तो ये सब जो है विशेषण ही है और अधिकतर इससे मतलब मात्रा का बोध होता है। मात्रा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक, अभी हम लोगों ने पहले जो 2 पढ़ा वो गुणवाचक। इसका पता लगाने के लिए आप कैसा का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो विशेषण है, ठीक है ना, इससे प्रायः आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है। याद रखिएगा, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, कितने पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो संख्यावाचक में आ रहा है। इतना दूध कोई कैसे पी सकता है, तो परिमाणवाचक, दूध को तो नापा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें सर्वनाम से भी विशेषणों का निर्माण होता है। अब आते हैं क्रिया। क्रिया को आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। वर्ब से भी आप विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे चलना से चालू, वह चालू आदमी है। हंसना से हंसोड़, वो हंसोड़ व्यक्ति है। लड़ना से लड़ाकू, ये लड़ाकू विमान है। खेलना से खिलाड़ी, ये तो खिलाड़ी आदमी है। भागना से भगोड़ा, वह तो भगोड़ा है। समझना से समझदार, श्याम समझदार है। पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, कमाऊ लड़का। बेचना से बिकाऊ, बिकाऊ सामान। तो इस तरीके से आप क्रिया से भी विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं अव्यय से विशेषणों का निर्माण। अब ये अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वास्तव में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्राय चेंजेस नहीं होता, लिंग, वचन और कारक के कारण चेंजेस नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं अव्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और किसी शब्द के आगे लगने से वो उसका विलोम या विपरीत शब्द बन जाता है। तो अव्यय, खर्च ही नहीं होता, ये अविकारी है, अर्थात इसमें चेंजेस नहीं आते। जैसे यहाँ देखिए, बाहर सीता घर के बाहर खेल रही है, राम घर के बाहर खेल रहा है, वो घर के बाहर खेल रहा है, वे सब घर के बाहर खेल रहे हैं। तो बाहर में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे कहते हैं अव्यय। अव्यय से भी विशेषणों का निर्माण होता है। जैसे बाहर से बाहरी, कैसा, बाहरी। भीतर से भीतरी, कैसा, भीतरी। ऊपर से ऊपरी, कैसा, ऊपरी। नीचे से निचला, कैसा, निचला। तो अव्यय से भी विशेषणों का निर्माण प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण। अभी हम लोगों ने जो प्रत्ययों का प्रयोग किया वो व्याकरणिक बिंदुओं के आधार पर किया, लेकिन अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रत्ययों का ही प्रयोग करके विशेषणों का निर्माण करेंगे। ये जो भी आप देख रहे हैं, इक से लेकर थ तक, ये सभी प्रत्यय है और इनके उदाहरण अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। और ये जितने भी है हम लोग संज्ञा शब्दों के साथ लगाएंगे। इक प्रत्यय, देखिए इक किसी में भी लग गया है तो ये सब जो है ये सब विशेषण शब्द बन गए हैं। और इक प्रत्यय की एक खासियत है, इक प्रत्यय जिसके साथ लगता है ना, उसके पहले वाले वर्ण में चेंज करता है। अगर अ है तो उसे आ में कन्वर्ट कर देगा, अगर ई है या ई है, ठीक है, तो वो उसे आई में कन्वर्ट कर देगा। अगर ए भी रहेगा ना, तो सॉरी, अगर ए भी रहता है तो वो उसे आई में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऊ है या ओ है, ठीक है, तो भी वो उसे औ में कन्वर्ट कर देता है। अब देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, अर्थ, धन, इक, आर्थिक, तो अ में अ था तो आ में कन्वर्ट कर दिया। नीति, देखिए बड़ी ई जिसे आप दीर्घ ई कहते हैं, तो आई में कन्वर्ट कर दिया। नैतिक, ये देखिए नैतिक। मुख, इक, ऊ है, देखिए यहाँ ऊ है तो मौखिक। देव है, ठीक है, देव, ये देखिए देव है, एक ही मात्रा का प्रयोग। दैविक, हृदय से हार्दिक। इस तरीके से अगर आप और कुछ शब्द देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने भूगोल देखा, ठीक है, तो इसमें जब ये लग जाएगा तो ये हो जाएगा भौगोलिक। इस तरीके से जो इक प्रत्यय है वो मूल शब्द के पहले वर्ण में परिवर्तन कर देता है। अब हम लोग देखते हैं इत। इत प्रत्यय के योग से देखिए विशेषणों का निर्माण हो रहा है। अंकित, अपमानित, तरंगित, विकसित, पल्लवित।
अब आते हैं इम प्रत्यय पर, जैसे आदि प्लस इम। इम कहीं कहीं पर आपको केवल म प्रत्यय मिलता है, केवल म प्रत्यय, आदि में म, लेकिन कुछ किताबों में इम प्रत्यय है। इम जो है वो ज़्यादा मानक है। स्वर्णिम आप देख लीजिए, स्वर्णिम। अग्रिम, अग्रिम मतलब एडवांस्ड, एडवांस मनी। रक्तिम। इल प्रत्यय देखिए, उर्मी प्लस इल, समुद्र की लहरों को उर्मी कहते हैं, उर्मिल। जटा प्लस इल, जटिल। जिस प्रकार जटा जो होती है उसे सुलझाना मुश्किल हो जाता है, उसी से जटिल बना है, बड़ा ही जटिल प्रश्न है। पंकिल, पंख का मतलब कीचड़। फेन का मतलब फोम, फेनिल। स्नेह का मतलब प्रेम, स्नेहिल। अब केवल ई प्रत्यय देखिए, ये दीर्घ ई है। अनुभव से ई, अनुभवी, वो अनुभवी इंसान है। कैसा इंसान है? अनुभवी। उपयोगी पुस्तक, ज्ञानी व्यक्ति, पापी आदमी, पराक्रमी राजा। अब देखिए इन प्रत्यय, कुलीन महिला, ग्रामीण व्यक्ति, प्रातःकालीन समय, मध्यकालीन समय, रंगीन कपड़ा। कैसा कपड़ा? रंगीन। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं संज्ञा शब्दों में तरह तरह के प्रत्ययों का प्रयोग करके हम लोग विशेषणों का निर्माण कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ईय प्रत्यय पर। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें इक पढ़ा, तो याद रखिएगा इक जिस प्रत्यय में लग रहा है उसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, इत जिसमें लग रहा है उसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा दीर्घ ई, इन और ईय, इसमें आपको जैसे आप कभी भी सुनेंगे भारतीय, तो देखिए दीर्घ ई का प्रयोग। क्षेत्रीय भाषा, दर्शनीय जीव, पर्वतीय इलाका, शास्त्रीय संगीत। तो इस तरीके से हम लोग विशेषणों का निर्माण कर रहे हैं। निष्ठ, सत्यनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ। तो निष्ठ के प्रयोग से विशेषणों का निर्माण। अब आते हैं हम लोग नीय पर, जैसे आदर, धन, नीय। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ अणा कैसे हो गया। देखिए संधि के नियम के अनुसार र के बाद जब न आता है तो वहाँ पर अणा में कन्वर्जन हो जाता है, इसीलिए आदरणीय। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखिए विचार प्लस नीय, विचारणीय। ये प्रस्ताव विचारणीय है। कैसा है? विचारणीय, माननीय। मेरे माता पिताजी पूजनीय हैं, तो यहाँ कैसे हैं? पूजनीय। ये पुस्तक पठनीय है, पढ़ने लायक है। अब मति और वती, मति और वती में एक खास बात यह है कि दोनों स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं, और इन दोनों का योग जब किसी मूल शब्द के साथ होता है तो स्त्रीलिंग शब्दों का ही निर्माण होता है। जैसे बुद्धिमती देख लीजिए, श्रीमती, रूपवती, पुत्रवती, गुणवती। अब आते हैं मैं और रत पर। देखिए जलमय, दुखमय, सुखमय, धर्मरत, कर्मरत। तो मैं और रत के प्रयोग से भी हम लोग विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आ जाते हैं वी और स्थ। देखिए ओजस वी, ओजस्वी। यहाँ ध्यान दीजिए ये वर्ण जो स है उसमें हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हल चिन्ह जब किसी वर्ण में लग जाता है इसका मतलब उस वर्ण में अ नहीं है, ये आधा है। चूंकि ये अंतिम में है इसीलिए आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। आपको ऐसे लिखकर इसमें हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें वी का योग करते हैं तो ये आधा वाला जो है वो आधा में होके ऐसे हो जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिए तपस, तपस्वी, मनस, मनस्वी। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं तेजस प्लस वी, तेजस्वी। उसी प्रकार से देखिए गृह प्लस स्थ, गृहस्थ, जो घर में रहता है। शरीर प्लस स्थ, शरीरस्थ, जो शरीर में रहता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं तालव्य वाला शाली, जैसे गौरवशाली, प्रतिभाशाली, बलशाली, भाग्यशाली, शक्तिशाली। ये जितने भी हैं ये संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषणों का निर्माण किया गया है। अब आते हैं य प्रत्यय पर। जैसे हम लोगों ने इक प्रत्यय में कुछ खासियत देखी थी वैसे ही य प्रत्यय में भी कुछ खासियत है। कैसे? देखिए अंत प्लस य लगा तो ये त को इसने आधा कर दिया, अंत्य, उसी प्रकार कंठ्य, उसी प्रकार पूज्य, उसी प्रकार सभ्य। सभा जिसे आप लोग मीटिंग कहते हैं और मीटिंग्स के जो मेंबर्स होते हैं, तो सभा जो है
वो पढ़े लिखे समझदार लोगों की गोष्ठी होती है, इसीलिए उसमें सभ्य लोग रहते हैं, सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, इसीलिए सभा में यह लगाया गया तो सभ्य बना। उसी प्रकार मान धन य मान्य। अब आते हैं हम लोग सर्वनाम शब्दों पर। मुख्य रूप से सा और तना ही है जो सर्वनाम शब्दों में लगाया जाता है और विशेषणों का निर्माण किया जाता है। जैसे यह से ऐसा, वह से वैसा, कौन से कैसा, जो से जैसा। सा का यूज हुआ है। अब तना का देख लीजिए, यह से इतना, वह से उतना, कौन से कितना, जो से जितना। अब यहाँ देखिए, मैं से भी विशेषण शब्द बनता है मुझसा। मुझसा मिल पाना मुश्किल है। आपस से आपसी संबंध, कैसा संबंध? आपसी संबंध। तो इस तरीके से सर्वनाम शब्दों से भी विशेषणों का निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग कुछ उर्दू प्रत्ययों से विशेषण निर्माण की प्रक्रिया पर। चूँकि हिंदी भाषा बहुत ही उदार है, ये दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लेती है, इसलिए उर्दू प्रत्ययों के योग से भी हम लोग विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे आना एक प्रत्यय है, रोजाना, ठिकाना, ई, किताबी, ये तो केवल किताबी बात करता है। इंदा, इंदा कहने का मतलब ये एक प्रत्यय है। जैसे चुनिंदा, पसंद में इंदा लग गया तो पसंदीदा। दार, देखिए ईमानदार। आर, गंवार। नाक, खतरनाक। बाज, धोखेबाज, चालबाज। मंद, अक्लमंद। तो इस तरीके से उर्दू प्रत्ययों के योग से भी विशेषणों का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं हम लोग पुनरुक्त या संयुक्त विशेषण, जिसे अंग्रेजी में डबलेट कहते हैं। डबलेट, देखिए इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? विशेष्य की अतिशयता को प्रकट करने के लिए पुनरुक्त या संयुक्त विशेषण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भाव लाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, प्रभावित करने के लिए पुनरुक्त या संयुक्त विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें। कैसी बातें? छोटी छोटी बातें। लंबे लंबे बाल। कैसे बाल? लंबे बाल या लंबे लंबे बाल। देखिए यहाँ पर केवल लंबे बोलने से उतना प्रभाव या उतना अटेंशन नहीं आ रहा। लंबे लंबे बाल। पके पके आम, अर्थात आम जो है वो पूरे के पूरे पक चुके हैं, पके पके आम इत्यादि। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम संयुक्त या पुनरुक्त विशेषणों का भी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।